ठीक है, डी में कन्वर्ट करने का हमारा गेन कितना मिला, तो ये हमारा गेन हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इन दोनों के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, और ये रिजल्ट्स एंड प्रिकॉशंस, ये दोनों चीजें मैं आपको सेंड कर दूंगा ये, ठीक है। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है अपना पुश-पुल एम्पलीफायर, पुश-पुल एम्पलीफायर में क्या होता है, एक टाइम पर एक ट्रांजिस्टर हमारा ऑन होता है, दूसरा ऑफ हो जाता है। जब दूसरा ऑन होता है तो पहला ऑफ हो जाता है। ये पुश-पुल एम्पलीफायर के लैब में वर्क नहीं करा तो इसकी क्या रीडिंग भी अभी अवेलेबल नहीं, केवल थियोरेटिकल ही इसको नोट डाउन करना है ना। ये जो सर्किट है, ये सर्किट है पुश-पुल एम्पलीफायर का। तो इस पुश-पुल एम्पलीफायर में हमने दो ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं, ये थ्योरेटिक में पूरा हमने पढ़ रखा है वैसे, है ना। तो हमारे पास दो ट्रांजिस्टर हैं, इसको बोलते अपन Q1, दूसरा ट्रांजिस्टर ये अपना Q2, ठीक है। ये हमारा इनपुट सिग्नल आउटपुट में यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ कैपेसिटर लगा रखा है जिसे बोलते अपन कपलिंग कैपेसिटर, जो डीसी कंपोनेंट को आउटपुट पर नहीं जाने देता, है ना, ये ब्लॉक करता है। तो जब हमारा सिग्नल अपन प्रोवाइड कराएंगे तो उस सिग्नल के अकॉर्डिंग मींस हमारा जो एसी सिग्नल है, एसी सिग्नल है तो एक टाइम पे पॉजिटिव आएगा, एक टाइम पे नेगेटिव आएगा, है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के अकॉर्डिंग हमारे जो ट्रांजिस्टर है एट अ टाइम एक ट्रांजिस्टर ऑन होगा। जैसे मान लो कि इसका जो सिग्नल है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो हमारी जो पीएनपी एंड एनपीएन दो टाइप के ट्रांजिस्टर अपन यूज करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर है Q1 वो एनपीएन टाइप का है, ठीक है, और दूसरा पीएनपी टाइप का है, ठीक है। तो जब हमें बेस पॉजिटिव मिल रहा है तो बेस पॉजिटिव मिल रहा है तो Q1 ऑन हो जाएगा, Q2 ऑफ होगा, है ना, क्योंकि Q2 के लिए नेगेटिव बेस चाहिए, तो Q1 ऑन हो जाएगा। जब हमारा बेस नेगेटिव आएगा तो Q2 ऑन हो जाएगा, Q1 ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। और एट द लास्ट हमें यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा आउटपुट टर्मिनल पर। और ये जो कपलिंग कैपेसिटर है, इस कपलिंग कैपेसिटर क्या करेगा, कोई भी डीसी कंपोनेंट अगर आउटपुट पे जाएगा तो उसको ये ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से एट अ टाइम एक ट्रांजिस्टर ऑन होगा, इसलिए इसको बोलता है पुश पुल एम्पलीफायर। अगर ये पुश होगा तो ये पुल हो जाएगा, अगर ये पुल होगा तो ये पुश हो जाएगा, तो इसलिए इस एम्पलीफायर को बोलते हैं अपन पुश पुल एम्पलीफायर, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, डायग्राम बनाना है, थोड़ी थ्योरी लिखनी है, रिजल्ट प्रिकॉशंस, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस इसमें अपन को नहीं लिखनी है, ठीक है। अब अपने जो एग्जाम रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, जो लास्ट टाइम पे हुआ था उस तरीके का। अपने जो लास्ट के जो भी एक्सपेरिमेंट्स है ना, 6 एक्सपेरिमेंट्स अपन पहले हो चुके थे, है ना। जो रिमेनिंग एक्सपेरिमेंट्स थे उनसे रिलेटेड अपने ऑब्जेक्टिव टाइप और जो अपने एई में आपने पढ़ा है ना, एई सब्जेक्ट में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो उन बेसिस पे आपका ये एग्जाम होगा। बाकी जो बाइफरकेशन है मार्क्स का, जिसमें आपके लैब रिकॉर्ड के मार्क्स हैं, अटेंडेंस के मार्क्स हैं, है ना, राइट अप्स के मार्क्स हैं, ठीक है। और ठीक है, इस तरह से अपना बाइफरकेशन रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट का जो राइट अप है वो इंटरनल के बाद में भी आप मेरे को भेज सकते हैं विद इन अ वीक, ठीक है। अपने वेडनेसडे को भी एग्जाम हो जाएगा, आज का है मंडे, आप ये संडे तक आप मेरे को भेज सकते हैं, है ना, सैटरडे तक और एट लास्ट संडे, है ना, क्योंकि मंडे को मैं मार्क्स फाइनल करूंगा फिर, है ना। तो उस लैब एग्जाम के बाद भी ये राइट अप आप मेरे को भेज दें, ठीक है। और भी अगर किसी का कोई राइट अप ड्यू है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इंटरनल प्रैक्टिकल जो हुआ था उसके मार्क्स फाइनल हो चुके हैं, है ना, वो आगे जा चुके हैं जिन्होंने भेज दिए थे, है ना। मैं कई बार आपको बोला था
उसमें से भी कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने नहीं भेजे थे, है ना, जिन्होंने नहीं भेजे थे उनके राइटअप्स के मार्क्स उसके अकॉर्डिंग मिले हैं, है ना, और जिन्होंने राइटअप भेज दिए थे उनके मार्क्स उसके अकॉर्डिंग मिले हैं, ठीक है। तो ये सेकंड इंटर प्रैक्टिकल एग्जाम है, इसमें भी उस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो संडे तक, है ना, मेरे को भेज दें। बहुत ज्यादा बड़ी एक्सपेरिमेंट नहीं है, बहुत छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट है, तो वो भेज के, ठीक है। ये फाइल्स मैं आपको भेज दूंगा, ओके। तो ये था अपने लैब के रिगार्डिंग। अब अपन बात करते हैं पीजीपी की। लैब का ठीक है, क्लियर है। संडे तक ये राइटअप्स मेरे को भेज देना, ओके सर, है ना, 1 वीक का टाइम है, तो इजीली आप भेज सकते हो। अब अपन सब्जेक्ट की बात करते हैं, पीजीपी। तो अपने फर्स्ट यूनिट का रिवीजन हो गया था, है ना। सेकंड यूनिट है अपना रिन्यूएबल का, तो सोलर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट एंड टाइडल पावर प्लांट, है ना। ये पूरे थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं, तो एक बार इनको आप देख लेना। मैं नेक्स्ट लेता हूं अपना लोड एंड लोड कर्व, जो न्यूमेरिकल वाली यूनिट्स हैं, है ना। तो लोड एंड लोड कर्व का अपन आज रिवीजन कर लेते हैं। फाइल ओपन करता हूं मैं। तो लोड एंड लोड कर्व की अपन बात कर रहे थे, तो आप मुझे बता सकते हैं कि अपने जो कुछ फैक्टर्स की अपन बात करते थे, कुछ टर्म्स हम यूज करते थे, जैसे कनेक्टेड लोड, मैक्सिमम डिमांड। कनेक्टेड लोड क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड क्या होती है, बता सकते हैं मेरे को? आइडिया है किसी को? बताओ भाई। सर कनेक्टेड लोड तो वो जैसे किसी भी जितने सर आपके लोड कनेक्ट होते हैं और जो पावर कंज्यूम करते हैं, और सर कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए जितनी मैक्सिमम पावर कंज्यूम करते हैं वो मैक्सिमम डिमांड होती है। ठीक है ना, यानी कि हमारा जो भी इलेक्ट्रिकल लोड है जो हमने ले रखा है ना, हम चाहे उसे ऑपरेट कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, जैसे घर में हमने लगा रखा है, तो सारा लोड एक साथ हमारा ऑपरेट तो नहीं होता है, लेकिन हमने कनेक्ट कर रखा है, तो उस लोड को, जो टोटल लोड होगा उसको तो अपन बोल रहे हैं कनेक्टेड लोड। मैक्सिमम डिमांड यानी किसी टाइम, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी भी टाइम पर जो मैक्सिमम लोड यूज हुआ होगा, है ना, वो हमारे हो जाएगा मैक्सिमम डिमांड, है ना। तो अपन बात करते हैं, अगर हमारी जो डिमांड है वो अगर वेरिएबल है, यानी हमारा जो लोड वेरिएबल है, तो उसका पावर प्लांट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? हमारा लोड वेरिएबल नेचर का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बता सकता है कोई? हमारा जो लोड है वो नहीं होना चाहिए सर, वेरिएबल नेचर का नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि वेरिएबल नेचर का होने से बहुत सारे इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। वो क्या है, जैसे पावर प्लांट की बात करें तो हमारी जो जनरेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाती है ना, जनरेशन कॉस्ट बढ़ गई। दूसरा, हमें कुछ एडिशनल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, या अगर हमारा जो लोड है वो वेरिएबल है, उसका फ्लक्चुएशंस ज्यादा है, तो हमें एडिशनल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी।
है ना, एडिशनल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब हमारी कॉस्ट बढ़ रही है ना। तो एट द लास्ट अपन कॉस्ट को अपन देख रहे हैं कि हम एडिशनल इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं तो उससे भी कॉस्ट बढ़ रही है ना, और इनडायरेक्टली भी हमारी जनरेशन कॉस्ट बढ़ती है, हमारा जो फ्यूल है वो ज्यादा कंज्यूम होता है ना, और दूसरे इक्विपमेंट की हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमारा जो लोड है वो कांस्टेंट टाइप का होना चाहिए, ज्यादा वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ लोड की, है ना। तो टाइप ऑफ लोड में अपने पढ़ा था डोमेस्टिक टाइप लोड होता है, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, है ना, म्युनिसिपल लोड, इरिगेशन लोड, ट्रैक्शन लोड, है ना, इस तरह के अपन लोड पढ़े थे। तो अगर जैसे अपन बात करें कि डोमेस्टिक लोड की, तो डोमेस्टिक लोड कौन सा होता है, जो अपने जैसे रेजिडेंशियल लोड है ना, तो रेजिडेंशियल लोड हमारा उसका वेरिएशंस कैसे आएंगे, क्या क्या वेरिएशंस होंगे, अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उन वेरिएशंस को ग्राफिकली फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट कर दें तो उस ग्राफ को बोलते हैं अपन क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व, है ना। किसी भी टाइम पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, है ना, अगर हम वेरिएबल लोड को ग्राफिकली फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उस ग्राफ को बोलते हैं अपन क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व। ठीक है, तो किसी भी लोड के लिए अपन बना सकते हैं। जैसे अपन डोमेस्टिक लोड की बात करें तो अपने घर का लोड, है ना, किसी भी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अच्छा, स्क्रीन शो नहीं हो रही है, एक सेकंड। तो डोमेस्टिक लोड के लिए आप बना सकते हैं 24 आवर्स की अगर हम बात करें तो 24 आवर्स के लिए अपने घर में क्या क्या वेरिएशंस आ रहे हैं, कब लोड कम हो रहा है, कब लोड ज्यादा हो रहा है ना, तो आप बना सकते हैं। भाई जैसे अपन ने मिडनाइट 12 o'clock से हमने स्टार्ट किया, तो रात को तो कोई ज्यादा यूज नहीं करता, है ना, जो भी कोई काम भी नहीं करता, केवल अगर जैसे समर और विंटर के अकॉर्डिंग हमारा थोड़ा बहुत लोड रहता है, या फिर कुछ कांस्टेंट नेचर का लोड रहता है जो 24 आवर्स ऑपरेट होता है, जैसे फ्रिज हो गया, है ना, फ्रिज को अपन कभी बंद नहीं करते हैं तो वो लोड रहेगा, है ना। या फिर जैसे समर की अगर बात करें, समर हमने जैसे कोई कूलर चला रखा है या पंखा चला रखा है तो नाइट के टाइम पे वही लोड रहेगा, है ना। विंटर में जैसे हीटर वगैरह चला रखा होगा तो वो लोड होगा, अदरवाइज नाइट के टाइम पे ज्यादा लोड नहीं रहता है। फिर जैसे मॉर्निंग की बात करें, मॉर्निंग में 5 o'clock के आसपास तो सब जग जाते हैं 5-6 बजे, जब जग जाएंगे तो लाइट भी जलेंगी, है ना, कोई उनको काम करना होगा तो वो काम भी करेंगे, है ना, तो लोड हमारा बढ़ जाता है। फिर ये लोड कब तक रहेगा, ज्यादा 9-10 बजे तक, क्योंकि 9-10 बजे सब बच्चे होंगे वो स्कूल पढ़ने चले जाएंगे और जो पेरेंट्स होंगे वो अपने ऑफिस चले जाएंगे, तो घर पे कौन बचा, कोई नहीं, तो घर का लोड वापस मिनिमम पर आ गया। फिर इवनिंग में 2-3 बजे 4 बजे बच्चे आ जाएंगे, बच्चे घर पे आके टीवी भी चलाएंगे या जो भी लोड यूज करेंगे, है ना, तो लोड तो फिर बढ़ेगा। फिर इन द इवनिंग पेरेंट्स घर पर आ जाएंगे, है ना, फिर शाम का कोई भी काम भी होगा, टीवी भी चलेगी, तो ये सारे लोड फिर वापस से बढ़ जाएगा इवनिंग में। फिर ये लोड कब तक रहेगा, 10-11 बजे तक, 10-11 बजे सब सो जाएंगे, फिर वापस से मिनिमम पर आ जाएगा। तो इसको अगर हम उस टाइम के अकॉर्डिंग उस आवरली हम इसे ग्राफिकली फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर देते हैं तो इस ग्राफ जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ को बोलते हैं अपन क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व। तो किसी भी टाइप के लोड के लिए अपन बना सकते हैं, डोमेस्टिक लोड के लिए बना सकते हैं, है ना, कमर्शियल लोड के लिए बना सकते हैं, ट्रैक्शन लोड, ये जो भी हमारे टाइप के लोड है उनके लिए अपन बना सकते हैं। कमर्शियल लोड में क्या लोड रहता है, लाइटनिंग का लोड रहता है ना, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह होंगे, ठीक है, जो दुकान वगैरह में हम जो यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल लोड में कुछ मशीनरी होंगी, है ना, हैवी इंडक्शन मोटर्स हो सकती हैं, दूसरे टाइप की मोटर्स हो सकती हैं, लाइटनिंग का हो सकता है ना, तो इस तरह के इंडस्ट्रियल लोड हो जाएगा। म्युनिसिपल लोड में अपने स्ट्रीट लाइट हो सकती है ना। दूसरा अपने वाटर सप्लाई के लिए जो भी मशीनरी यूज हो रही है उनका इलेक्ट्रिक लोड हो सकता है, तो ये हमारा लोड रहेगा। इरिगेशन लोड, इरिगेशन लोड जो सिंचाई के लिए जनरली क्या है, नाइट के टाइम पर सप्लाई देते हैं। नाइट के टाइम पर इरिगेशन के लिए सप्लाई क्यों देते हैं, क्योंकि नाइट के टाइम पे बाकी का जो लोड होता है वो लोड कम होता है ना, घर का लोड कम हो गया, कोई कमर्शियल लोड कम हो गया, है ना,
कोई इंडस्ट्रियल लोड में भी कुछ इंडस्ट्री जो 24 आवर ऑपरेट होती हैं, कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो डे टाइम पर ही ऑपरेट होती हैं, तो ऐसे इंडस्ट्रीज का लोड भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास सप्लाई जो होती है वो एक्सेस में होती है नाइट के टाइम पे, तो उस समय हम इरिगेशन के लिए प्रोवाइड करा देते हैं। ट्रैक्शन लोड का भी अपन लोग डिपेंड करता है कैसा ट्रैक्शन है ना, मेट्रो है या अपना नॉर्मल रेलवे का है। तो मेट्रो का तो क्या होगा, मेट्रो डे टाइम भी चलती है ना। अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे में 24 आवर्स चलती है ना। तो किस रेलवे के लिए हम बात करते हैं, किस ट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो उस ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग अपन उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी लोड के लिए हम वो ग्राफ बना सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व। तो क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व क्या है, जो हमारे लोड में वेरिएशंस हो रहे हैं उन्हें आवरली हम टाइम के रेस्पेक्ट में अपन ड्रॉ कर लें, तो ऐसे जो वेरिएशंस होंगे उनको अपन बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व। ठीक है, तो इस टाइप का जैसे हमने ये बनाया 12 से 12 तक विंटर और समर के हिसाब से, है ना। विंटर में हीटर चल गए तो लोड थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज हो गया, है ना। तो आर्ली अपन इनको डिनोट कर सकते हैं। तो इस कर्व को बोलते हैं अपन क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व। क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व से अपन लोड ड्यूरेशन कर्व ड्रॉ करते हैं। लोड ड्यूरेशन कर्व क्या होता है, हमारा जो लोड है, जो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन लिया है, जैसे हमने 1 डे का लिया है तो 24 आवर्स 1 डे में जो हो गए, तो उनका जो आवरली लोड है उसको अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लें, है ना। तो सबसे ज्यादा लोड था उसको हमने पहले रिप्रेजेंट कर रख लिया, फिर उससे कम था उसको रख लिया, फिर और उससे कम था उसको रख लिया, है ना। इस तरीके से अपन ने ये लोड को अरेंज कर लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इस तरह से जो ग्राफ बना है ना, जो ग्राफ बना है उस ग्राफ को बोलते हैं अपन लोड ड्यूरेशन कर्व। ठीक है, एनर्जी लोड कर्व। एनर्जी लोड कर्व में हमारे जो लोड है उस लोड एंड एनर्जी कंजप्शन में क्या वेरिएशंस आ रहे हैं, है ना। यानी कि हम अगर किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए बात करते हैं तो अगर हम लोड को इंक्रीज करेंगे, लोड में कोई वेरिएशन करेंगे, तो हमारा जो एनर्जी कंजप्शन है वो भी वेरी होगा। तो हम लोड एंड एनर्जी कंजप्शन के बीच का लोड जो कर्व हम ड्रॉ करते हैं तो उस कर्व को बोलते हैं एनर्जी लोड कर्व। ठीक है, मास कर्व होता है अपने एनर्जी एंड टाइम के बीच में अपन ड्रॉ करते हैं। जैसे 24 आवर्स का हमने टाइम लिया, उस 24 आवर्स में हमारी कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई होगी, है ना, तो उसको अपन बोलते हैं मास कर्व। तो वाई एक्सिस हमने एनर्जी ले ली, एक्सिस पर टाइम ले लिया। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपके एनर्जी मीटर्स होते हैं, एनर्जी मीटर भी क्या करते हैं, इस तरह से ही रीडिंग नोट करते हैं। बस डिफरेंस क्या है कि वो ग्राफिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो आपको यूनिट की फॉर्म में बता रहे हैं। और ये हम जो बात कर रहे हैं मास कर्व की, ये ग्राफिकल फॉर्म की हम बात कर रहे हैं। तो एनर्जी मीटर में क्या होता है कि जैसे आपने फर्स्ट डे, मंथ के फर्स्ट डे आपने एनर्जी कंज्यूम की, उसको उसने नोट डाउन कर लिया, है ना, रीडिंग इंक्रीज हो गई। फिर दूसरे दिन जो भी एनर्जी आपने यूज की होगी वो एनर्जी भी उसने नोट कर ली। नोट कैसे करेगा, जो पहले दिन यूज किया प्लस दूसरे दिन यूज किया, है ना। अलग अलग इंडिविजुअल डे का नहीं करता, पहले दिन प्लस दूसरे दिन टोटल कितना हो गया। जैसे मान लो कि पहले दिन एनर्जी जो यूज की वो मान लो आपने 10 यूनिट्स थी, दूसरे दिन यूज की वो भी 10 यूनिट्स है, तो टोटल मीटर कितना दिखाएगा 20 यूनिट्स। तीसरे दिन भी अगर 10 यूज किया तो तीसरे दिन कितना दिखाएगा 30 यूनिट्स। ऐसे ऐड करता जाता है। तो सिमिलरली हमारा मास कर्व में होता है कि अगर हम एक दिन की बात करें तो स्टार्टिंग से मान लो 1 घंटे में आपने जो एनर्जी यूज की है उसको रिकॉर्ड कर लेगा, फिर अगले 1 घंटे में जो एनर्जी यूज की होगी उसको रिकॉर्ड कर लेगा, फिर अगले जैसे मान लो 6 आवर्स में आपने इतने एनर्जी यूज कर ली तो इसको उसने ग्राफिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। फिर अगले 6 आवर्स में जो भी एनर्जी यूज की होगी उसको भी ग्राफिकली फॉर्म में ये रिप्रेजेंट कर लेगा, भाई टोटल 12 घंटे में इतनी एनर्जी यूज हो गई है। फिर अगले 6 आवर्स में और एनर्जी यूज हो गई। अगर पर्टिकुलर 6 आवर्स की बात करें तो इतनी एनर्जी यूज हुई है, बट मास कर्व वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन का लेगा टोटली, है ना। तो ये पूरा
और इसने ऐड कर दिया। फिर लास्ट में अगर हम देखें 24 आवर्स, यानी एट द एंड ऑफ द डे टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम हुई, वो हमारे ये ग्राफ के फॉर्म में हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अपन मास कर्व। ओके, कनेक्टेड लोड की अपन बात कर चुके हैं, है जो भी अपने मैक्सिमम लोड अपने घर में ले रखा है, इलेक्ट्रिकल लोड, मैक्सिमम डिमांड, जो भी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जिस टाइम पर भी मैक्सिमम लोड जो यूज हुआ होगा उसको बोलते हैं अपन मैक्सिमम डिमांड। नेक्स्ट अपना डिमांड फैक्टर, जो भी इसके फैक्टर्स वगैरह हैं उनको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिना इन टर्म्स के, बिना फैक्टर्स के कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इनका जरूर ध्यान रखें। ओके, तो डिमांड फैक्टर क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड टू कनेक्टेड लोड। ठीक है, आपके पास जितना भी लोड था उसमें से आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ज्यादा से ज्यादा कितना यूज किया, वो डिवाइड बाय टोटल लोड, टोटल कनेक्टेड लोड, है ना, चाहे उसने आपने ऑपरेट किया है चाहे नहीं किया है। ठीक है, ये होता है अपना डिमांड फैक्टर। डिमांड फैक्टर ऑलवेज लेस देन 1 होता है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। ओके, एवरेज लोड यानी कि किसी पर्टिकुलर पीरियड में आपने कॉन्स्टेंटली उस एवरेज कितना रखा, जैसे वाले किसी ड्यूरेशन के लिए आपने कुछ अलग लोड यूज किया, दूसरे ड्यूरेशन में कुछ अलग किया, ऐसे ही कुछ डिफरेंट लोड यूज किया, कुछ वेरिएशंस रहे आपके लोड के उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो उसका हम एवरेज निकालेंगे कि एवरेज लोड क्या रहा है, कभी ज्यादा रहा तो कभी कम भी रहा होगा, तो एवरेज कितना रहा। तो अगर सिमिलर टाइम पीरियड में अल्टरनेटिव जो पीरियड आपने यूज किए हैं वो सिमिलर हैं, ठीक है, तब तो क्या वो टोटल लोड को डिवाइड करके नंबर ऑफ आवर्स से डिवाइड कर दें तो ऐसे निकल आएगा। बट अगर डिफरेंट ड्यूरेशन होता है तो हमें एनर्जी की फॉर्म में निकाल के फिर अपन डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ आवर्स से, तो उस समय एवरेज लोड मिल जाएगा। अगर जैसे एक दिन की बात करें, एक दिन का एवरेज लोड क्या होगा, तो हम एक दिन की एनर्जी कंजप्शन निकाल लें या एनर्जी जनरेशन निकाल लें, है ना। अगर पावर प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो जनरेशन, और कंज्यूमर के हिसाब से देख रहे हैं तो कंजप्शन, लोड के हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है, तो एक दिन का कितना जनरेशन हुआ डिवाइड बाय 24 आवर्स, है ना। तो एनर्जी क्या होती है? पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम, है ना। तो पावर इनटू टाइम अगर हमें पता है और कितने 24 आवर्स है, कितना टाइम पीरियड है, उस टाइम से हम डिवाइड कर दें तो हमारा एवरेज पावर आ जाएगी, एवरेज लोड आ जाएगा। ऐसे ही अगर मंथ का निकालना है तो मंथ की एनर्जी निकाल लो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स ऑफ अ मंथ, ये निकाल लो। ऐसे ही ईयरली अपन निकाल सकते हैं। लोड फैक्टर क्या होगा? लोड फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, एवरेज लोड अपन जो ऊपर अपने पढ़ा है इससे निकाल सकते हैं। मैक्सिमम डिमांड, जो भी टाइम फिर पर्टिकुलर पीरियड में जो मैक्सिमम लोड यूज हुआ होगा, इन दोनों का जो रेशियो है उसे बोलते हैं लोड फैक्टर। जो लोड फैक्टर है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अपने पावर सिस्टम में। ठीक है, जो लोड फैक्टर है, लोड फैक्टर हम चाहते हैं मैक्सिमम रहे। लोड फैक्टर मैक्सिमम होने का मतलब है कि हमारे जो लोड में वेरिएशंस हैं वो नेग्लिजिबल हो, कम से कम हो। ओके, 1 सेकेंड।
ठीक है। अपन लोड फैक्टर की बात कर रहे थे, तो लोड फैक्टर हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। लोड फैक्टर मैक्सिमम होने का मतलब है कि हमारा जो लोड है उसमें वेरिएशंस नहीं है, यानी कि हमारा जो मैक्सिमम डिमांड है उसी के अप्रॉक्स हमारा एवरेज लोड है ना। तो यानी कि हमारा कोई मैक्सिमम वेरिएशंस नहीं है। अब वेरिएशंस नहीं है तो हमारे बहुत सारा बेनिफिट्स होते हैं, है ना। हमारी जनरेशन कॉस्ट कम हो जाएगी, हमारे लेस इक्विपमेंट से काम हो जाएगा, हमें एडिशनल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, और मेन पॉइंट है हमारा जो जनरेशन कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। लोड फैक्टर अपन कैसे निकाल सकते हैं? एवरेज टू मैक्सिमम डिमांड, है ना। अगर एनर्जी की फॉर्म में गिवन है तो एवरेज लोड इनटू टाइम, यानी एनर्जी हमें मिल गई, है ना, डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड इनटू टाइम हमें करना पड़ेगा, है ना। तो इस फॉर्मूले से अपन एनर्जी की फॉर्म में अगर डेटा गिवन है, इस पर बेस अपने न्यूमेरिकल भी किए थे, है ना, तो यहां से निकाल सकते हैं। और जो नीचे फॉर्मूला है सिमिलर, इससे भी अपन निकाल सकते हैं। डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है कि हमारा जो पावर प्लांट है उस पावर प्लांट में बहुत सारे कस्टमर्स होंगे, उन कस्टमर की जो मैक्सिमम डिमांड है वो तो डिफरेंट टाइम पर होगी, है ना। लेकिन पावर प्लांट पे हमारी जो मैक्सिमम डिमांड होगी वो मैक्सिमम डिमांड किसी भी उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आ सकती है जब भी मैक्सिमम लोड रहा होगा, है ना। बट हमारे जो कस्टमर हैं उनकी तो मैक्सिमम डिमांड इंडिविजुअल अलग अलग टाइम पर होगी। तो हम क्या करते हैं, सभी कस्टमर की जो डिमांड है वो डिमांड इंडिविजुअली हम ऐड कर लेते हैं, डिवाइड बाय पावर, यानी इट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड टू मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन। ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, यानी प्लांट की हमारी जो कैपेसिटी है हम किसका कितना यूज कर पा रहे हैं। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर यानी एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द पावर प्लांट टू मैक्सिमम एनर्जी दैट कुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड, है ना। मैक्सिमम वो कितना कर सकता है और एक्चुअल में वो कितना कर रहा है, इन दोनों का जो रेशियो है उसको बोलते हैं अपन प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। प्लांट यूज फैक्टर, प्लांट यूज फैक्टर स्टेशन आउटपुट इन किलोवाट आवर, यानी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी प्लांट कैपेसिटी इनटू नंबर ऑफ आवर्स। इस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं प्लांट यूज फैक्टर। यूनिट जनरेटेड पर एनम, एक साल में कितनी यूनिट उसने जनरेट की। ठीक है। तो इसके लिए अपने क्या चाहिए, अगर हमें एक साल का एवरेज लोड पता हो और एक साल के नंबर ऑफ आवर्स हमें पता ही है तो हम यहां से निकाल सकते हैं। अगर हमें एवरेज लोड गिवन नहीं है, फैक्टर्स की फॉर्म में कुछ गिवन है, तो यहां से भी निकाल सकते हैं। लोड फैक्टर हमें पता है, एवरेज लोड क्या हो जाएगा फिर मैक्सिमम डिमांड इनटू लोड फैक्टर, फिर अपन यहां से निकाल सकते हैं। फाइनली हमारा जो यूनिट जनरेटेड इन अ ईयर वो क्या हो जाएगा, एवरेज लोड इनटू नंबर ऑफ आवर्स इन अ ईयर। ठीक है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स की फॉर्म में भी अपन निकाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपना बेस लोड एंड पीक लोड। बेस लोड क्या होता है, जो हमारा कंटिन्यूअसली कांस्टेंट लोड होता है, जो एक मिनिमम लोड जो हर टाइम पर ऑपरेट होना ही है ना। पीक लोड क्या होता है, जो कभी कभी इंक्रीज होता है। जैसे इस ग्राफ की फॉर्म से हेल्प से अपन समझते हैं, हमारा जो लोड है वो लोड ये है ना, जिसमें ये वेरिएशंस आ रहे हैं। ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा ये जो पॉइंट है यहाँ नहीं, इससे नीचे हमारा वेरिएशन नहीं आ रहा है, इतना तो कम से कम लोड हमारा कनेक्टेड है ही, है ना। जो भी वेरिएशन है इसके ऊपर है, तो यानी कि ये जो लाइन है, इस लाइन से जो लोड होगा, नीचे लोड होगा, वो हो गया हमारा बेस लोड, जो तो हमेशा कनेक्टेड रहेगा ही रहेगा, ये वाला लोड तो। ठीक है। और पीक लोड कौन सा होता है, जो उस टाइम पीरियड में मैक्सिमम आया हो। मैक्सिमम मींस यानी कि यहां पर ये वाला पॉइंट, पीक पॉइंट, ये होंगे इसके पीक पॉइंट, जो कि कभी कभी आते हैं, है ना। और बेस लोड जो कंटिन्यूअसली कनेक्टेड रहता है। ये हमने बेस लोड एंड पीक लोड प्लांट। तो थ्योरेटिकल पार्ट अपने इस यूनिट का यही था
इसकी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल्स आप जरूर शेयर सॉल्व कर लेना। कुछ मैंने कराए थे, आपके पास जो भी बुक्स हैं, है ना, उन बुक से कर लेना, है ना। एक न्यूमेरिकल सीट और मैं आपको सेंड कर दूंगा, है ना, उससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आप जरूर से सॉल्व करना। नेक्स्ट लेक्चर में अपन नेक्स्ट यूनिट का रिवीजन करेंगे। ठीक है, अटेंडेंस के लिए आपके रोल नंबर ड्रॉ